हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग काइनेमेटिक्स 1D के रिलेटिव मोशन की बात करने वाले हैं। हम लोग रिलेटिव मोशन काइनेमेटिक्स 2D में भी पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद में, लेकिन यहाँ पर हम लोग 1D में रिलेटिव मोशन की बात करने वाले हैं और फिर बाद में हम लोग 2D में रिलेटिव मोशन की बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन करने के बाद। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन, लेकिन हम बात करने वाले हैं 1D यानी वन डायमेंशनल में हमारे पास रिलेटिव मोशन कैसे होता है उसके बारे में हम अच्छे से बात करने वाले हैं। अब रिलेटिव मोशन क्या होता है इसके बारे में मैं एक अच्छे से एक ओवरव्यू देता हूँ। देखो, फिजिक्स में क्या होता है ना, कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती, ये हमें पता है। फिजिक्स में कोई भी इवेंट होता है वो किसी ना किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में होता है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि कोई भी चीज, जैसे कार अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो हम लोग, अगर हम अर्थ पे हैं तो हमें 10 मीटर पर सेकंड से दिख रही है, लेकिन दूसरा एक और बंदा है जो कार चला रहा है, वो भी उसी 10 मीटर पर सेकंड से कार उसके पैरेलली में चला रहा है, तो उसको वो कार रेस्ट पे दिखाई देगी। तो यही चीज होती है रिलेटिव, यानी ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिख रहा है उसको हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। तो जैसे मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे मैंने क्या बोला कि यहां पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस मैंने बना दिया है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में मैंने बोला कि एक कार जो है वो कार आपकी चल रही है कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से हमने चला दी। ठीक है, यहां पर एक बंदा है जो भाग रहा है, मतलब वो कितने से भाग रहा है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, इसका नाम मैंने बोल दिया ए है। ठीक है, इसके आगे एक और बंदा है जो इसकी तरफ भाग रहा है, वो इधर आ रहा है कितने से, 2 मीटर पर सेकंड से, इसको मैंने बोल दिया है बी। और एक बंदा है जो सिर्फ साइड में यहां पर खड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पर सिर्फ खड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ खड़ा हुआ है, और ये हमारे पास सी है और ये चल नहीं रहा है। राइट, तो अगर मैं खुद पूछता हूं कॉमन सेंस की बात, अगर ट्रू वेलोसिटी ऑफ कार की अगर मैं बात करूंगा तो है 10 आई कैप, या फिर हम बात करेंगे 10 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइटवर्ड्स जा रही है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि भाई यार यही कार की स्पीड, अगर मैं बोलता हूं कार की स्पीड कितनी है विद रिस्पेक्ट टू सी की अगर मैं बात करता हूं, तो सी को वही स्पीड दिखाई देगी जो एक्चुअल में कार जिस स्पीड से चल रही है, यानी 10 मीटर पर सेकंड आई कैप, इतने से वो चल रही है और यही उसको स्पीड दिखाई देगी। वहीं पर अगर बोलता हूं नहीं यार हमें वेलोसिटी ऑफ कार बताओ किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ए, तो भाई हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो भाई 1 सेकंड में ये कार जो है 10 मीटर चलेगी, बट ये 1 सेकंड में 5 मीटर चलेगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी जो बढ़ रही है वो सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, क्योंकि 1 सेकंड में वो 10 मीटर से इनके बीच की दूरी बढ़ाता है और ये 5 मीटर से दूरी कम कर देता है, तो नेट कितने से दूरी बढ़ी, 5 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब इस बंदे को लगेगा कि कार सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड से ही इससे आगे या दूर जा रही है, तो हम बोल देते हैं 5 मीटर पर सेकंड आई कैप आ गया। वहीं पर मैं बोलता हूं भाई वेलोसिटी ऑफ कार एज सीन बाय कौन, मैं बोलता हूं बी। तो अगर बी को हमें बोलना है तो देखो क्या होता है कि इसमें आपका 1 सेकंड में आपकी कार इधर 10 मीटर चलेगी और 1 सेकंड में ये 2 मीटर चलेगा। इसका मतलब इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 12 मीटर से कम हो गई है। राइट, तो इसका मतलब इस बंदे को क्या लगेगा कि वो कार कितनी स्पीड से आ रही है, 12 मीटर पर सेकंड, इसको भी आई कैप में ही दिखाई देगा। अब देखो भाई क्या होता है ना कि कोई भी ऑब्जर्वर जो होता है ना उसको लगता है कि वो रेस्ट पे है। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि ये मैन है, तो मैन को लगेगा वो रेस्ट पे है, तो बस इसी को वो, हालांकि रियलिटी में वो भी मूव कर रहा है, लेकिन अगर मैं उससे पूछूंगा कि वो क्या कर रहा है, मतलब, तो वो हमेशा बोलेगा कि वो मैं तो रेस्ट पे हूं, और वो दूसरे को अगर देखेगा तो नेट इफेक्ट उसको दिखाई देगा उसकी रियल वेलोसिटी का और इसकी वेलोसिटी का भी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो जो चीज रेस्ट पे है, तो ये जो कार है वो कितनी दूर, मतलब कितनी स्पीड से उससे दूर जा रही है, यानी 1 सेकंड में 10 मीटर से दूर जाती चली जाएगी, तो इसको तो 10 मीटर पर सेकंड से दिखाई देगी। इससे 5 मीटर दूरी पे जाएगी हर सेकंड पे, तो 5 मीटर पर सेकंड, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से 12 मीटर से पर सेकंड पे 12 मीटर से इसके पास आएगी, तो इसको 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड दिखाई देगी। तो रिलेटिव में ये होता है, इसमें आपके ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स बदल जाते हैं। राइट, तो ज्यादातर हम बोलेंगे जितने भी काइनेमेटिक वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, यहां तक कि डिस्टेंस हो गया, या फिर हमारे पास और भी चीजें होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पीड हो गया, ऑल दीज आर द काइनेमेटिक वेरिएबल्स, और ये सारे के सारे रिलेटिव का फंडा अप्लाई यूज करते हैं। दैट मीन्स कि ऑब्जर्वर अगर आप बदल दोगे तो ये सारी की सारी वैल्यूज आराम से बदल सकती हैं।
तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल ये चीज याद रखनी है कि अगर हमें किसी की भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है, फॉर एग्जांपल हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी निकालनी है, इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, बी सी, स्लैश नहीं लगाऊंगा। तो इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, इसका ये मतलब होता है, यानी बी की वेलोसिटी निकाल रहा हूं सी के रिस्पेक्ट में। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव वेलोसिटी फॉर्मूला हमारे पास अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी सी निकालना चाहता हूं तो दैट विल बी इक्वल टू ट्रू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ट्रू वेलोसिटी ऑफ सी। इस तरह से हम लोग इसको दे सकते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ रिलेटिव वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड, राइट। वहीं हमने यहां पर भी किया, देखो यहां पर अगर मैं ट्रू वेलोसिटी लिखता सबकी, जैसे मैं पहले इनकी ट्रू वेलोसिटी लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ सी हमारे पास कितनी है, ट्रू वेलोसिटी मतलब ग्राउंड के फ्रेम में मैं बोल रहा हूं, तो 0 है, राइट। वेलोसिटी ऑफ ए की अगर मैं बात करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ ए हमारे पास हो जाती है कितनी, 5 आई कैप, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ कार कितनी हो जाती है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ कार इज 10 आई कैप। और वहीं पर वेलोसिटी ऑफ अगर मैं बोलता हूं कि बी कितनी है तो दैट विल बी इक्वल टू -2 आई कैप। अब यही चीज अगर मैं रिलेटिव का निकालता, इसी चीज का यूज करके मैं निकालना चाहता हूं भाई वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, तो यहीं पर अगर मैं निकालना चाहूं वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ए, तो यही फॉर्मूला मैं यूज करता हूं। तो क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ कार, ट्रू वेलोसिटी ऑफ कार, ट्रू वेलोसिटी का मतलब मेरा हो जाता है कि भाई ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी जो है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो वेलोसिटी ऑफ कार हमारे पास कितनी है, 10 आई कैप है, ठीक है। और माइनस वेलोसिटी ऑफ ए हमें कितना बचा है, 5 आई कैप है। तो यानी हमारे पास टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5 आई कैप, जो कि मैंने वहां निकाली भी है लॉजिकली। अगर मैं बोलता हूं नहीं यार मुझे वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है, तो क्या होगा, इसमें भी हम लोग वही करेंगे, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यानी ग्राउंड के फ्रेम में जो वेलोसिटीज है उनको हम यूज कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ कार हमारे पास कितनी है, दैट इज गिवन टू बी 10 आई कैप, ठीक है। और माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, -2 आई कैप। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो हमारे पास कितना आ जाता है, 12 आई कैप, जो कि हमने लॉजिकली भी निकाला था कि उसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि भाई इस बंदे को कार इस तरफ से आता हुआ दिखाई देगा, तो 2 मीटर इसने कम किया, 10 मीटर इसने कम किया, लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसने 12 मीटर पूरा इस तरफ कम किया है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से 12 मीटर पर सेकंड से स्पीड उसकी राइट वर्ड्स है। तो इस तरह से हमें सिंपल ये फॉर्मुला यूज करने पड़ते हैं। अगर हम लॉजिकली निकाल पाए तो वो ठीक है, अगर नहीं निकाल सकते तो हम फॉर्मुला भी एज इट इज यूज कर सकते हैं। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मुला अगर ऐसा है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मुला भी ऐसा होता है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी। तो आप देख सकते हैं कि भाई यहां पर इस तरह से इसको मैं निकाल सकता हूं। वहीं पर अगर मैं एक्सेलरेशन निकालता हूं बी सी, तो हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ सी। तो इस तरह से हम जितने भी काइनेमेटिक वेरिएबल्स हैं जो कि वेक्टर्स हैं, उनमें हम लोग अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो सिंपल जिसका निकाल रहे हो रिलेटिव वो पहले आएगा, माइनस जिससे निकाल रहे हो वो बाद में आएगा। यानी यहाँ फ्रेम आता है, यहाँ पर ऑब्जर्वी आता है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना स्पीड के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। यानी कोई भी स्केलर चीज अगर आप निकालना चाहते हैं, जैसे डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो भी ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, स्पीड के लिए भी ये फॉर्मूला नहीं लगने वाला। तो ये सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज का रिलेटिव निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बेसिक्स ऑफ रिलेटिव मोशन समझ में आ गया होगा। अब हम इसको थोड़ा और इलेबोरेटली समझते हैं कि भाई इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, या फिर हम पहले कैसे हम मोशन को एनालाइज करेंगे, पहले हम वो देख लेते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है अच्छा ये चीज हमें अच्छे से याद रखनी है कि इसको अगर मैं रीअरेंज कर दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या मैंने दिया था, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी हमारे पास क्या होगा, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी इज वीबी माइनस वीसी। तो अगर मान लीजिए कभी कभी ये दोनों दिए जाते हैं तो हम तीसरा भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं तो मैं समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैंने क्या बोला कि भाई एक इस तरह से मैंने एक प्लेन सरफेस लिया, प्लेन स्मूथ सरफेस, ठीक है, और यहां पर मैंने एक ब्लॉक रख दिया है, उसके ऊपर भी एक ब्लॉक रखा है और उसके ऊपर भी ब्लॉक रख दिया है, ठीक है। इसका नाम है ए बी एंड सी। यहां पर भी मैंने क्या किया, एक ब्लॉक रख दिया है और इसके ऊपर भी एक ब्लॉक रख दिया, ये हमारे पास हो जाता है डी, इसका नाम हो जाता है ई। अब क्वेश्चन में मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो सी है इसकी वेलोसिटी मैंने दे रखी है कितनी, 2 मीटर पर सेकंड इस तरफ जा रही है, ठीक है, और डी की वेलोसिटी मैंने दे रखी है ये है 1 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ठीक है। और साथ के साथ मैंने बोल रखा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मैंने आपको दे रखी है कितनी, 2 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी मैंने दे रखी है माइनस आई कैप। वेलोसिटी ऑफ ई विथ रेस्पेक्ट टू डी मैंने दे के रखी है आपकी -2 आई कैप।
आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ई कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आप निकालिए कि देखो ये क्वेश्चन दिया है, ज्यादा नहीं आपको दिमाग लगाना है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी कहां पड़ती है और कहां हम रियल वेलोसिटी रखते हैं वो आपको आना चाहिए। अगर इतना आता है तो आप ये वाला क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। यहां पर मैंने ए और बी की रिलेटिव वेलोसिटीज दी हैं, सी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी दी है ग्राउंड फ्रेम में, डी की भी एब्सोल्यूट वेलोसिटी दी है ग्राउंड फ्रेम में, और ई की भी मैंने रिलेटिव वेलोसिटी दी है, और किस किस से रिलेटिव वेलोसिटी दी है वो भी हमें पता है। और हमें फाइनली बोला गया है कि आपको ए की वेलोसिटी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ई। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें अगर पता है कि अगर हमें किसी की भी वेलोसिटी किसी दूसरे के फ्रेम में चाहिए तो दोनों की ओरिजिनल वेलोसिटीज पता होनी चाहिए ग्राउंड फ्रेम में। तो हमारा वही ऑब्जेक्टिव है, हम किसी तरह से ए और ई की रियल वेलोसिटीज पता कर ले, हमारा काम हो जाएगा। तो भाई हम लोग लिख लेते हैं, हमें दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमें कितना दिया है 2i कैप। तो ये हमारे किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये हमारे पास हो गया। अच्छा, दूसरा हमें क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी हमें दे रखा है, कितना दिया है हमें माइनस आई कैप, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। उसके बाद हमें दे रखा है वेलोसिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू डी, ये भी हमें दिया हुआ है ई विथ रिस्पेक्ट टू डी, दैट इज इक्वल टू माइनस 2i कैप, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ई माइनस वेलोसिटी ऑफ डी। ये इतना हमें दिया है। तो हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है इसमें ए और ई की वेलोसिटी निकालना है। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी अगर हम निकालते हैं और इसकी वेलोसिटी अगर हम निकालते हैं, इन दोनों का अगर हमने वेलोसिटी निकाल दिया तो हमारा काम हो जाएगा। चलो भाई करना स्टार्ट करते हैं फिर। तो हमें ये भी है कि भाई उनकी इंडिविजुअल वेलोसिटीज भी पता है। तो हमें वेलोसिटी ऑफ सी दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ सी हमें दिया हुआ है कितना, दैट इज माइनस 2i कैप, और वेलोसिटी ऑफ डी जो हमें दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू i कैप। तो इस तरह से हमें वेलोसिटीज मिल गई। अब क्या करते हैं भाई, डी हमें दिया, यहां पुट करो, इसको सॉल्व कर लो, है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो क्या बनेगा, माइनस 2i कैप वेलोसिटी ऑफ ई वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ डी वेक्टर विच इज i कैप। तो आपको वेलोसिटी ऑफ ई वेक्टर सीधा सीधा कितना मिल जाता है, माइनस i कैप मिल जाता है। तो यहां तक हमारे पास कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने वेलोसिटी ऑफ ई निकाल लिया ग्राउंड फ्रेम में। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ सी। तो वेलोसिटी ऑफ सी के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेते हैं भाई इसमें क्या होने वाला है। तो इस इक्वेशन में हमें पता है ये माइनस आई कैप है, राइट, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी हमें दिया हुआ है और माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। तो वेलोसिटी ऑफ सी हमारे पास कितना है, माइनस 2i कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बी हमें कितना मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, आप अगर सॉल्व करोगे तो माइनस 3i कैप मिल जाएगा। तो देखो हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने वेलोसिटी ऑफ बी भी निकाल लिया ग्राउंड फ्रेम में और वेलोसिटी ऑफ ई भी निकाल लिया हमने ग्राउंड फ्रेम में, लेकिन हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ ए के लिए देखो बी निकाल चुके हैं, अब इसको सॉल्व कर लो भाई। इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, देखो ध्यान से फॉलो करो क्या कर रहा हूं मैं। तो यहां पर हो जाता है कितना, 2i कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर, बी अभी अभी निकाला मैंने माइनस 3i कैप का। तो यहां पर लगा दीजिए माइनस 3i कैप, पुट करिए तो वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर हमारे पास कितना आ जाता है, ये प्लस हो जाएगा माइनस i कैप। तो आप देख सकते हैं मैंने वेलोसिटी ऑफ ए भी निकाल दिया, वेलोसिटी ऑफ ई भी निकाल लिया। तो हमें बस ये चाहिए था, वेलोसिटी ऑफ ई चाहिए था और वेलोसिटी ऑफ ए चाहिए था, ये हमने निकाल लिया। तो अब हमें करना क्या है कि भाई हमें पता था वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ई निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ई निकालने के लिए आप क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ई करने वाले हो। तो वेलोसिटी ऑफ ए हमारे पास कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए इज गिवन टू बी माइनस आई कैप। तो आप देख लीजिए यहाँ पर माइनस आई कैप लिख दो, माइनस वेलोसिटी ऑफ ई कितना दिया है, माइनस आई कैप। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, जीरो। यानी अगर मैंने कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं की है, विच आई होप कि मैंने ना की हो, ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी आती है ए और ई की वो जीरो आ जाती है। इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में जो ई है वो स्टेशनरी दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको रिलेटिव वेलोसिटीज दी होंगी, आपको पता है किसी का रिलेटिव वेलोसिटी किसी के फ्रेम में दिया है, तो हम उनकी ओरिजिनल वेलोसिटी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, उनको सॉल्व करके उनकी ओरिजिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और अगर हमें किसी दो इंडिविजुअल बॉडीज का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो हमें सिर्फ माइनस करना होता है, जिसको हमें ऑब्जर्व करना है उसकी वेलोसिटी माइनस करेंगे किससे, जिस जो ऑब्जर्व कर रहा है उससे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो हम लोग चलो थोड़े छोटे मोटे और क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें थोड़ा क्लैरिटी और बढ़ जाए, ठीक है। चलो भाई ये आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर, देखो यहां पर मैंने रिलेटिव वेलोसिटी के लिए आपको बताया कि जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर मैं निकालता हूं तो वेलोसिटी ऑफ ए
माइनस वेलोसिटी ऑफ बी निकलता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बताता हूं कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल दूं, यानी मैंने ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वी को उल्टा कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ऊपर वाले फॉर्मूला के हिसाब से। तो इससे हम सीधा कंक्लूड कर सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है, अगर उसमें आप फ्रेम को उल्टा कर देते हो तो आपको माइनस में दिखाई देगा, राइट। इसका ये मतलब है, तो मतलब है अगर ए की वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो बी को अगर रिस्पेक्ट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू ए, उसके उल्टाएगा। देखो ये बहुत सिंपल चीज है, मैं आपको सिंपल दिखा देता हूं। ये थोड़ा इंट्यूटिवली भी आप समझ सकते हो, इसके लिए आपको मैथ्स की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला कि भाई एक सिंपल सा इंसान है जो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा था, एक और सिंपल सा इंसान है जो पीछे आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया ए और इसको मैंने बोल दिया बी। तो अगर मैं बोलता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर मैं निकालना चाहता हूं तो क्या होना चाहिए, मैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है हमारे पास, 2i कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इज माइनस आई कैप व्हिच इज गोइंग टू बी 3i कैप। ये हमें सीधा सीधा मिल गया। अगर वहीं पर मुझे निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी हमारे पास है माइनस आई कैप और माइनस 2i कैप, तो हमारे पास कितना हो जाता है माइनस 3i कैप। तो आप देख सकते हैं कि आंसर में सिर्फ माइनस का अंतर है और कुछ नहीं है। ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी हमारे पास 3i कैप है और बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास माइनस 3i कैप है। बोथ आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, वही मैंने यहाँ प्रूव किया, ठीक है। तो वही दो लोग हैं, अगर ये ऑब्जर्वर बन जाता है उससे आप कुछ वेलोसिटी निकाल रहे हो, फिर आपका ये ऑब्जर्वर बन जाता है उससे इसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो, दोनों अपोजिट साइन में होंगे, बस इतना ध्यान रखना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको कभी आगे गलती होने वाली नहीं है, बस इतना याद रखिए। और इसमें ज्यादा कुछ हमें मतलब ध्यान देने वाली बात है नहीं, इसमें ये बहुत सिंपल टॉपिक है, मेरे ख्याल से ज्यादा लोगों को ये समझ में आ जाता है, इसमें हमें दिमाग लगाने की जरूरत ज्यादा पड़ती नहीं है। नाउ चलिए, अच्छा ये हमने कर लिया है, अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है ना, जैसे एक एग्जांपल दिया कि भाई हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस है, ठीक है, और मैंने बोला कि यहां पर हमने कुछ ये प्लैंक रखा और प्लैंक आपका स्मूथली इसमें ट्रेवल कर रहा है और ये जो बंदा है इसके ऊपर ये इस पे भाग रहा है, और मान लीजिए इस बंदे का नाम है ए और ये प्लैंक है। तो आपको बोल रखा है कि ए इज रनिंग राइटवर्ड्स विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड प्लैंक is moving right with 1 मीटर पर सेकेंड, ये बोला है, ठीक है। आपको बताना है कमेंट ऑन ट्रू वेलोसिटी ऑफ ए। आपको ए की ट्रू वेलोसिटी पे कमेंट करना है। अच्छा, ट्रू वेलोसिटी का मतलब बेसिकली ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटी होती है, इतना समझ लीजिए। ट्रू वेलोसिटी का कोई प्रैक्टिकल कोई मतलब नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स में कोई भी ट्रू चीज नहीं होती है, यूनिवर्स में हमेशा किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होता है। तो हम लोग क्योंकि हम अर्थ पे रखते हैं, तो हम लोग रहते हैं, तो हम अर्थ को रेफरेंस मान लेते हैं, तो कोई भी चीज हम जिसको हम ट्रू मानते हैं वो अर्थ के फ्रेम में होती है। तो हमने बोला कि भाई अर्थ के फ्रेम में इसकी स्पीड कितनी होगी वो हमें बताना है। अच्छा देखो, हमेशा याद रखना, जैसे मान लीजिए रनिंग की स्पीड अगर किसी ने दी है, या स्विमिंग की स्पीड किसी ने दी है, या ऑटोमोबाइल की स्पीड दी है, वो हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम बोलते हैं कि कोई इंसान है वो मैक्सिमम मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर पर सेकेंड से भाग सकता है, तो वो जो स्पीड होती है वो रिलेटिव होती है। इसका मतलब है कि वो जिस चीज पे भाग रहा है उसके रिस्पेक्ट में वो 10 मीटर पर सेकेंड से भाग सकता है। तो कोई भी चीज, ऐसी चीज जो स्पीड एक्वायर करने के लिए फ्रिक्शन का यूज करती है, उसकी जो स्पीड हमें दी जाती है वो रिलेटिव स्पीड होती है, चाहे फिर वो ऑटोमोबाइल हो जाए, चाहे फिर वो मैन हो जाए, चाहे फिर वो हो जाए, अनलेस दे हैव स्पेसिफाइड कि वो ग्राउंड फ्रेम में दे रहे हैं। तो इन्होंने ये बोल रखा है इज रनिंग राइटवर्ड्स विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। तो जो ये 4 मीटर पर सेकंड है वो मैन की रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक जिस पे वो भाग रहा है, राइट। और जो प्लैंक है वो हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड से राइटवर्ड्स चल रहा है। तो बेसिकली ये जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है ए की विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ठीक है। प्लैंक है हमारे पास, इसकी वेलोसिटी हमें कितनी देके रखी है, दैट इज इक्वल टू 4i कैप देके रखी है, राइट। और वेलोसिटी ऑफ प्लैंक जो हमें देके रखा है, राइट, वो हमें दे रखा है कितना, i कैप। तो कभी कभी हमें रिलेटिव वेलोसिटी दे दी जाती है और हमें ट्रू वेलोसिटी पूछी जाती है, तो आप बस इसको करना कुछ नहीं है, आप इसको बस
रीअरेंज कर दीजिए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक अगर मैं करने वाला हूं तो हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, ये हमारे पास हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाता है आप देख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास जो है प्लैंक के लिए, और फिर बाद में हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्लैंक हो जाएगा ऐसे। तो ए की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक हमें कितना दे रखा है 4i कैप, और वेलोसिटी ऑफ प्लैंक हमें कितना दे रखा है i कैप, तो हमारे पास कितना हो जाता है 5i कैप, इतना हमारे पास हो जाएगा। तो बेसिकली हमें मिल जाता है कि जो हमारे पास ए है उसकी हमारे पास जो मैन है वो ग्राउंड के फ्रेम में 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। या फिर ऐसा भी देख सकते हैं कि अगर आपको किसी की रिलेटिव वेलोसिटी पता है, मतलब अगर आपको वैसे याद करना है, तो जैसे मान लीजिए किसी की आपको रियल वेलोसिटी चाहिए, मान लीजिए किसी की एक्चुअल वेलोसिटी चाहिए, तो आप उसको रिलेटिव वेलोसिटी को फ्रेम की वेलोसिटी से एज इट इज ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा। या फिर आप अगर आपको किसी की रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए तो उसकी वेलोसिटी को फ्रेम की वेलोसिटी से माइनस कर दो, आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों याद रखिए कि भाई इसमें बस मैंने इसको आगे इधर ले आया तो हमारे पास ये वेलोसिटी मिल गई। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी दी है तो उसमें सीधा फ्रेम की वेलोसिटी ऐड कर दो, वेक्टोरियली सीधा ऐड कर दो, आपको सीधा मिल जाएगा। और अगर रिलेटिव चाहिए तो फिर आपको माइनस करना पड़ता है। तो मैं ऐसे भी सोच सकता था कि भाई हमारे पास इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी दे रखी थी 4 मीटर पर सेकेंड, और इस फ्रेम की वेलोसिटी जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिव दे रखी है वो 1 है, तो सीधा उसकी हमारे पास 5 हो जाएगी रियल वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर आप ये, अच्छा सिर्फ ये वेलोसिटी के लिए नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी है, और ये आपका एक्सेलरेशन के लिए भी है, जितने भी वेक्टर वाली चीजें हैं काइनेमेटिक वेरिएबल्स में उन सब में आप ये चीज लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़े से सिंपल थोड़े और क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल दिया मैंने कि हमारे पास एक रिवर है, ठीक है, रिवर हमारे पास इस तरह से दी हुई है, ठीक है, रिवर का टॉप व्यू बनाया है मैंने, ठीक है, टॉप व्यू। और मैंने क्या बोला कि जो रिवर है वो इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रही है, ठीक है। तो रिवर की स्पीड तो हमारे पास ऑब्वियसली ग्राउंड फ्रेम में ही होगी, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या बोला है कि यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको मैं बोलता हूं पॉइंट नंबर ए, और यहाँ पर एक और पॉइंट है सामने हमारे पास पॉइंट नंबर बी है, ठीक है। यहाँ पर एक बंदा है जो यहाँ पर स्विमिंग करने वाला है, ठीक है, ऐसे स्विमिंग करेगा। तो ये जो है ये बंदा इधर स्विम करना स्टार्ट करता है। तो इसमें बोल रखा है कि मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ध्यान रखना ये दोनों पॉइंट्स मैंने ग्राउंड फ्रेम में बोले हैं, ठीक है। मैंने यहां पर एक तरह से 2 पोल्स गाड़ दिए है ना, यहां पर मान लीजिए 100 मीटर की दूरी है और यहां पर मैंने 2 पोल्स गाड़ दिए ए और बी पे। तो आपको बताना है कि फाइंड टाइम टेकन बाय मैन टू रीच बी एंड कम बैक टू ए, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है और इसके बारे में हमें चीजें बतानी है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। ओके, तो सिंपल सा हमें क्वेश्चन दिया है कि भाई हमारे पास जो एक रिवर स्विमर प्रॉब्लम है, इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी हम करेंगे, लेकिन अब वो हम करेंगे रिलेटिव 2D में। अभी हम बहुत ही इजी फॉर्म कर रहे हैं, इजी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें हमारे पास क्या दिया है कि एक हमारे पास रिवर है जो राइटवर्ड्स फ्लो कर रही है विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। रिवर की वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी है, और ये 2 पोल है जो मैंने जमीन में गाड़ के रखा है रिवर के अंदर, और बोला है कि उनके बीच में 100 मीटर की दूरी है और मैन स्विम कर रहा है, ठीक है। और बोल रखा है कि मैन की जो स्विमिंग स्पीड है स्टिल वाटर में, यानी रुके हुए पानी में, वो 4 मीटर पर सेकेंड है। यहां पर ये बताया नहीं है कि ये रिलेटिव वेलोसिटी है या ट्रू वेलोसिटी है। अब मैंने आपको हमेशा बोला है कोई भी इस टाइप का मोशन, मैंने आपको बताया था कि जो फ्रिक्शन का यूज करता है, या फिर कोई भी ऐसा टाइप का मोशन जो रिलेटिव पुशिंग की वजह से पैदा होता है, उसमें आप रिलेटिव स्पीड की बात ही करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रन कर रहे हो तो उसमें आप यूज करते हो फ्रिक्शन को, जो आप ग्राउंड पे लगा रहे हो, जिस सरफेस पे आप भाग रहे हो उस पे लगा रहे हो, तो वो रिलेटिव मोशन जनरेट करेगा। तो आप अगर मैक्सिमम स्पीड 2 मीटर पर सेकंड गेन कर पा रहे हो तो उस मीडियम के रिस्पेक्ट में कर पा रहे हो, बिकॉज उस मीडियम का जो फ्रिक्शन है वो आपको भगा रहा है, दैट विल बी
वर्किंग द सेम वेदर दैट मीडियम इज मूविंग और नॉट, राइट। ऑटोमोबाइल्स के लिए भी यही हो गया, स्विमिंग के लिए भी वही हो गया, क्योंकि स्विमिंग में आप क्या करते हो, वाटर को पुश करते हो। तो बेसिकली आप वाटर को पीछे पुश करते हो और वाटर का जो आपका फॉरवर्ड फोर्स होता है वो आपको स्पीड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये बोल रखे हैं कि भाई स्विम कर सकता है स्टिल वाटर में 4 मीटर पर सेकंड से। अब देखो वाटर चाहे फ्लो कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, बंदा तो उतना ही फोर्स लगाएगा स्टिल वाटर में भी, चाहे वो स्विम करे या फिर वो मूविंग वाटर में स्विम करे, तो फोर्स तो उतना ही लगाएगा। तो बेसिकली जो ये स्पीड गेन कर रहा है वो 4 मीटर पर सेकंड, वो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है। तो स्टिल वाटर में क्या होता है, क्योंकि फ्रेम की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वही ग्राउंड के फ्रेम में भी दिखती है, राइट। वेलोसिटी ऑफ फ्रेम जीरो कर देंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ही रियल वेलोसिटी हो जाती है। वो फॉर्मूला याद करो, यहाँ लिखा था v वेलोसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी प्लस फ्रेम वेलोसिटी। फ्रेम वेलोसिटी जीरो होगी तो रियल वेलोसिटी भी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है। तो अगर हमारे पास रिवर मूविंग नहीं होता तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी थी वही उसकी रियल वेलोसिटी भी हो जाती है। बट क्या है कि अब रिवर मूविंग हो गई है, तो इस केस में आपकी फ्रेम की वेलोसिटी भी ऐड करनी पड़ेगी। तो इन्होंने बोला कि स्टिल वाटर में इतने से स्विम करता है तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है। तो यानी अगर मैं बोलता हूं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो हमें दिया हुआ है, मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो हमें दिया हुआ है, वो हमें कितना देके रखा हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 4i कैप का, राइट। और वेलोसिटी ऑफ जो रिवर हमें दिया हुआ है वो हमें दे रखा है कितना, 2i कैप का। हमें ये ध्यान रखना है। अब हमें करना क्या है, हमें टाइम निकालना है, ठीक है। तो ध्यान रखना वो रिलेटिव वेलोसिटी देके रखा हुआ है। तो हम लोगों को निकालना है कि a से b और b से a जाने में कितना टाइम लगेगा। तो हम देख लेते हैं भाई, a से अगर b में जा रहा है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बंदा, 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मैन की रियल स्पीड निकाल लेते हैं ग्राउंड फ्रेम में, बिकॉज ये दोनों जो हमें पॉइंट्स डिसाइड किए हैं वो ग्राउंड फ्रेम में डिसाइड किए हैं। अगर हम लोग रिवर के फ्रेम में डिसाइड करते हैं तो हम सब कुछ रिवर के फ्रेम में देख लेते हैं। ग्राउंड के फ्रेम में ये दोनों पॉइंट्स हैं, तो हमें हर चीज ग्राउंड के फ्रेम में चाहिए होगी। ध्यान रखना, जिस फ्रेम में आप अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जिस फ्रेम में सॉल्व कर रहे होते हो सारी चीजें उसी फ्रेम में लेनी होती हैं, राइट। तो हमें मैन की स्पीड भी हमें ग्राउंड के फ्रेम में चाहिए। ग्राउंड का फ्रेम मतलब क्या है भाई, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है जमीन पे साइड में और वो इसके मोशन को देख रहा है और वो बोल, उसको तो क्या ग्राउंड के फ्रेम की स्पीड दिखाई देगी। तो हम लोग ये कह लेते हैं भाई, मैन की अगर मुझे स्पीड निकालनी है ग्राउंड फ्रेम में, इस केस में क्या होने वाला है, मैन की स्पीड सीधा रिलेटिव वेलोसिटी प्लस रिवर की वेलोसिटी ऐड कर देंगे, 6i कैप सीधा मिल जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा भाई इसको यहां से यहां जाने के लिए, तो सिंपल 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो 100 मीटर है और अपॉन 6 लगेगा, तो यानी 50/3 मीटर, 50/3 सेकंड्स में वो ए से बी पहुंच जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वापस आने की। तो अगर वो बी से ए वापस आ रहा है तो अब कहानी थोड़ी उल्टी हो गई है, क्योंकि बंदा रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में अब स्विम करेगा, ठीक है। तो जब वो यहां से वापस स्विम करने की कोशिश करेगा तो वो इस तरह से स्विम करेगा, राइट, पीछे पीछे की तरफ स्विम करेगा। तो बेसिकली इसकी रिलेटिव वेलोसिटी पीछे की तरफ डायरेक्टेड होगी। तो इस केस में अगर मैं लिखता हूं तो हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, क्योंकि मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं बिकॉज हमें मैन की रियल वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो हमारे पास है दैट विल बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विच इज मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर और प्लस रिवर की वेलोसिटी। तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दोनों केस में यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन पहले वाले केस में मैन की वेलोसिटी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो भी राइट वर्ड्स है और रिवर की वेलोसिटी भी राइट वर्ड्स है, तो ऐड होके सीधा 6i कैप आ गया था। दूसरे केस में वो उल्टा स्विम करने की कोशिश कर रहा है, तो ये -4i कैप लिखी जाएगी। अब -4i कैप लिखूंगा तो यहाँ पर मैन की वेलोसिटी आ जाएगी -4i कैप प्लस 2i कैप, और ये हमारे पास हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ -i कैप, यानी बंदा आपका अपोजिट डायरेक्शन में 2 की नेट स्पीड से चलेगा। तो अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूं तो 100/2 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 50 सेकेंड्स। यानी वापस जाने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा, आगे वो सिर्फ 50/3 सेकेंड्स में आ जाएगा, लेकिन पीछे उसको टाइम ज्यादा लगेगा बिकॉज वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हमें टोटल टाइम निकालना है तो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2 एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 50/3 प्लस 50। तो इफ आई सॉल्व दिस कितना हो जाएगा आपका 200/3। तो फाइनली जो बंदा है उसको 200/3 सेकेंड्स का टाइम लगने वाला है पूरा राउंड मोशन करने के लिए, मतलब यहां से जाके वापस आने में उसको 200/3 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। देखो यहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं ना रिलेटिव वेलोसिटी वाले मोशन में, इसमें बस आपको आइडेंटिफाई ये करना होता है कि वेदर द स्पीड व्हिच इज गिवन इज रिलेटिव और इन ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। बस इतना अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस केस में बोल रखा था कि स्टिल वाटर में इतनी स्पीड से चलता है, राइट। तो या तो वो स्टिल वाटर बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिवर इसकी ये वेलोसिटी है, बात बराबर है, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलता हूं कि भाई
स्टिल रोड पे अगर कोई बंदा भाग रहा है तो 4 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, लेकिन अगर मूविंग रोड में भाग रहा है तो भाई मैक्सिमम वो उसमें भी 4 ही गेन कर सकता है, लेकिन अगर रोड आपने 2 मीटर पर सेकंड से आगे चला दी तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 6 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी टाइप के इमोशंस होते हैं जिसमें आप मीडियम को पे फोर्स लगा के आगे बढ़ रहे होते हो, उसमें जनरली रिलेटिव वेलोसिटी दी जाती है, अनलेस उन्होंने स्पेसिफाई किया क्वेश्चन में कि वो ग्राउंड के फ्रेम में स्पीड दे रहे हैं। चलिए, आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से समझ पाए। ठीक है, लेट्स डू सर्टेन क्वेश्चंस, थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि इसमें देखो टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ नया जानने के लिए नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चंस इसमें बहुत अलग अलग वैरायटी के कर सकते हैं। सो ओके, एक क्वेश्चन है अच्छा सा। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि अ पर्सन वॉक्स अप अ स्टेशनरी एस्केलेटर इन t1 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो एक एस्केलेटर है, एस्केलेटर में यहाँ पर प्लेन एस्केलेटर मान लेता हूं, ये इस तरह से एक एस्केलेटर है और ये एस्केलेटर चल रहा है। एस्केलेटर आपको पता है किसी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है, तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ, अभी ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर एस्केलेटर है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे घूम के आता है, फिर बाद में नीचे से ऐसे जाता है, फिर यहाँ पर ऐसे घूम रहा होता है, यहाँ पर घूमने के लिए लग रहा होता है, तो इस तरह से। ठीक है, तो इसमें बोल रखा है कि भाई जो मैन है ना, यहाँ पर एक मैन है जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, एस्केलेटर के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये बोल रखा है ऑन स्टेशनरी एस्केलेटर, स्टेशनरी एस्केलेटर मैन टेक्स t1 टाइम टू रीच टॉप। ठीक है, ये हमें बोला है कि अगर एस्केलेटर हमारे पास रेस्ट पे होता तो t1 टाइम पे वो टॉप पे यहां पर पहुंच जाता है, राइट। दूसरा है इफ मैन स्टेज स्टेशनरी ऑन मूविंग एस्केलेटर then he takes t2 time to reach top। ठीक है, तो टॉप तक पहुंचने के लिए t2 टाइम लगता है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और ये बोल के रखा है कि भाई एस्केलेटर का अगर लेंथ हमारे पास l है तो हमें कुछ वेरियस चीजों के बारे में कमेंट करना है। तो लेट्स सी भाई क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है, तो हम एक एक चीज को करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, ओके, तो आपको ये बोला गया है पहला, इसमें आप बस ये मान लीजिए अज्यूम ऑल वेलोसिटीज आर कांस्टेंट। ठीक है, सभी वेलोसिटीज कांस्टेंट, ऑल वेलोसिटीज इन द सेंस दैट कि यहां पर एक्सेलरेशन नहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, इसका ये मतलब है, ऐसा नहीं कि भाई हमारे पास ऊपर जाने के और नीचे जाने की वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये नहीं बोल रहा हूं। इसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं है, नो एक्सेलरेशन ऑफ मैन और समथिंग, ये नहीं सोचना है। एक्सेलरेशन जीरो है, कोई भी एक्सेलरेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं होने वाला है, मतलब बेसिकली नॉर्मल मोशन है। तो आपको बताना है कि पहला बताइए क्या है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर कितना है, ये हमें बताना है। सेकंड हमें क्या पूछा गया है, स्पीड ऑफ एस्केलेटर, यानी एस्केलेटर की हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, ये बताना है। ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, हाउ मच टाइम विल इट टेक। ओके, तो हमारे पास तीसरा बोला है टाइम टेकन टू रीच टॉप इफ बोथ एस्केलेटर एंड मेन आर मूविंग, यानी अगर दोनों मूव करते हैं तब हमें बताना है कि भाई कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम करके देखते हैं यूजिंग द कंसेप्ट्स ऑफ रिलेटिव मोशन वी हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। तो इसमें हमें ये एक चीज माननी पड़ेगी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है, इसमें ये दिया हुआ है, बेसिकली माननी नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर कांस्टेंट है, चाहे फिर वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। ठीक है, या मैंने आपको पहले बताया था, जो मैन उस पर अगर मान लीजिए भाग के भी जा रहा है तो एस्केलेटर एक मीडियम है, मूविंग मीडियम है।
तो बंदे की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम जिसपे वो भाग रहा है वो कांस्टेंट रहती है। तो चाहे वो ऊपर भाग के जाए चाहे वो नीचे भाग के आए, एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। ऑब्वियसली ग्राउंड फ्रेम में चेंज हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन एस्केलेटर की स्पीड क्या है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैंने बोला कि अगर स्टेशनरी एस्केलेटर है तो मैन को t1 टाइम लगता है, ठीक है। और तो सिंपल हमारे पास ये हो जाता है, देखो इसको सॉल्व करते हैं। हम लिख लेते हैं जो जो चीज हमें दी हुई है। तो अगर देखो हम मान लेते हैं कि मैन की जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, वो हमारे पास कितनी है, v है, और एस्केलेटर की वेलोसिटी मैं u ले लेता हूं सिंपल, ठीक है। तो मतलब मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो ये मैंने v और u ले लिया। अब अगर अगर मीडियम हमारे पास रेस्ट पे है तो रिलेटिव वेलोसिटी ही रियल वेलोसिटी बन जाती है। तो भाई इसके ऊपर अगर ये v स्पीड से चल रहा है और एस्केलेटर स्टेशनरी है तो v ही उसकी रियल स्पीड भी हो गई है। तो अगर मुझे t1 निकालना है तो t1 विल बी हाउ मच, l डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी है, तो l अपॉन कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो l अपॉन v हमारे पास ये हो गया। दूसरे में बोला कि मैन इज स्टेशनरी ऑन द एस्केलेटर, तो क्या होगा भाई, t2 स्पीड है, स्टेशनरी है, तो इसका मतलब क्या है, एस्केलेटर u स्पीड से चल रहा है तो एस्केलेटर उसको u स्पीड से धीरे 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 करके ऊपर तक लेके जाएगा। तो कितने टाइम में वो पहुंच जाएगा, क्योंकि मैन की स्पीड फिर ग्राउंड फ्रेम में u हो गई है ना। क्योंकि मैन की स्पीड आप कैसे निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ मैन अगर आपको निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस फ्रेम की वेलोसिटी या फिर एस्केलेटर की वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई अगर बंदा शांति से खड़ा है, तो फ्रेम की वेलोसिटी मैन की वेलोसिटी होगी, राइट। तो वो भी v से ऊपर जाएगा, तो कितना सॉरी u से जाएगा तो l अपॉन u, क्योंकि फ्रेम जो एस्केलेटर है उसकी वेलोसिटी होगी। तो हमें ये चीज मिल गई। तो भाई इससे हमें सीधा सीधा मिल गया कि हमारे पास v और u होगा कितना, तो आपने सीधा v निकाल लिया कितना है, l अपॉन t1 के बराबर है, दिस इज फाउंड आउट। एंड हमने u निकाल लिया विच इज l अपॉन t2 है, ये भी हमने निकाल लिया, हमने दोनों निकाल लिए, राइट। अब हमें क्या बोला गया था भाई, ये दोनों हमने निकाल लिए, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने दोनों कर लिया। उसमें बोला टाइम टेकन टू रीच टॉप इफ बोथ एस्केलेटर एंड मैन आर मूविंग, यानी अगर दोनों मूव करते हैं तो क्या होगा। देखो भाई अगर दोनों मूव करते हैं तो हमें ये फंडा फिर से लगाना पड़ेगा कि रिलेटिव वेलोसिटी और फ्रेम की वेलोसिटी, सबसे अच्छी बात है कि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एज इट इज ऐड होंगे इस डायरेक्शन में। बी वेक्टर भी इस तरफ है, मान लो जो भी डायरेक्शन होगी, हमें क्या पता, आई कैप जे कैप तो नहीं पता है, लेकिन इस तरफ ही बी है और इस तरफ ही यू है। और आपको पता है वेक्टर्स में अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों वेक्टर होते हैं तो स्केलरली ऐड किया जाता है, अपोजिट में है तो स्केलरली सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अगर किसी एंगल पे है तो हमें जो है वेक्टर फॉर्मूलास यूज करने पड़ते हैं। तो सिंपल इसकी नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास अगर टाइम हमें निकालना है तो हमारे पास टोटल लेंथ कितना है l, और नीचे वेलोसिटी v प्लस u हो जाएगी बिकॉज सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं भाई इसमें वैल्यू कितनी आएगी, पुट कर दीजिए। यहाँ पर हमने v और u निकाल रखा है, यहाँ पर कितना हो जाता है l अपॉन t1 और ये हो जाता है l अपॉन t2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो हमारे पास हो जाता है t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने नेट जो टाइम है वो निकाल लिया कि भाई कितना टाइम लगेगा जब वो मूविंग एस्केलेटर पे ऊपर चढ़ के जाएगा। इस तरह से हम आसानी से ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारे पास इस टॉपिक के ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी डेवलप हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए। सो क्वेश्चन हमारे पास सिंपल ये दिया हुआ है कि एक रोड है यहां पर और इधर एक कार है हमारे पास और एक और कार है हमारे पास उसके पीछे, राइट। इसको मैं बोलता हूं ए और इसको मैं बोलता हूं बी, राइट। अब इसमें बोल रखा है कि ये पुलिस की कार है, ये यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है, उसको चेस कर रही है, चोर पुलिस का गेम चल रहा है यहाँ पर। और ये जो थीफ की कार है वो 192 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि ए मतलब ड्राइवर ऑफ ए फायर्स अ बुलेट ऑफ मजल स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड, इससे उसने फायर किया उसको, ठीक है। ओके, तो उन्होंने बोला है कि विथ व्हाट स्पीड, सो बोला है विथ व्हाट स्पीड will driver
of B see the bullet hit his car। ठीक है, ये हमें बोला गया है, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन समझ लो क्या है कि भाई चोर पुलिस का गेम है। इसमें यहां पर जो पीछे वाली कार जो है वो उसको चेस कर रही है, 192 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और ये 30 किलोमीटर पर आवर से उसको चेस कर रही है, बहुत स्लो है। ए का ड्राइवर 150 मीटर पर सेकेंड की मजल स्पीड से गन को फायर करता है और वो सामने वाली कार में जाके लगती है। तो आपको बस यही बताना है कि जो सामने वाली कार में ड्राइवर बैठा है उसको कितनी स्पीड से वो बुलेट उसके तरफ आते हुए दिखाई देगी, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो देखो भाई, ये भी हमारे पास रिलेटिव स्पीड का खेल हो गया। बुलेट की अगर मैं बात करता हूं तो बुलेट में मजल स्पीड का मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो बुलेट की अगर मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए एक अप्रोक्सीमेटली गन कुछ इस तरह से निकलेगी, तो ये मजल होता है जहां से आपकी गन निकलती है, मतलब जो बुलेट निकलती है। और ये जो बुलेट की जो स्पीड होती है ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे 150 मीटर पर सेकंड दी है और बोल रखा है कि मजल स्पीड, यानी मजल को इतनी स्पीड से वो बुलेट छोड़ रही है। इसका मतलब गन के रिस्पेक्ट में जो बुलेट की स्पीड है वो 150 मीटर पर सेकंड है, बट गन उस ड्राइवर के हाथ में है जो कार में बैठा है। इसका मतलब गन की खुद की स्पीड भी होगी। तो चलो हम देखते हैं, अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू द ड्राइवर, तो हमें क्या करना पड़ेगा। बेसिकली क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है, ये पूछा है उन्होंने। इसका मतलब हमें रियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट चाहिए और रियल वेलोसिटी ऑफ बी चाहिए, तभी इन दोनों को माइनस करके हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो भाई निकाल लेते हैं। तो देखो भाई, गन की वेलोसिटी कितनी होगी, 30 किलोमीटर पर आवर ही होगी, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी होगी, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट दी जाएगी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन, ये हमें बताना है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन हमारे पास कितना है, ये दे रखा है मजल स्पीड 150 आई कैप की, और वेलोसिटी ऑफ गन कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। तो सारी चीजें हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू 5/18 कर लो, तो हमारे पास ये आई कैप हो गया। तो कर लो 6 3 18, 6 5 30, राइट। तो 25/3 आई कैप। तो हमारे पास इस तरह से इतनी स्पीड जो है हमारे पास बुलेट की ग्राउंड फ्रेम में आ जाती है। वहीं पर अगर मैं बी की बात करूं तो बी की स्पीड हमें पता है भाई, इट हैज बीन गिवन इन ग्राउंड फ्रेम। तो हमारे पास उसको मैं सिर्फ मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूं, तो कितना हो जाता है 192 और 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड लेट्स सी कितना आता है। तो लेट्स 6 3 18, 6 3 18, 2 12, ओके, कितना हो जाएगा 10 0 1 60, ओके, ये हमारे पास आ जाता है। आई होप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है, ओके। तो अगर मुझे बोलना है कि भाई वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू बी अगर हमें निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट ग्राउंड फ्रेम की जो वेलोसिटी है माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करने वाले हैं ये। तो कितना हो जाता है हमारे पास, दिस इज नथिंग, सेम ही डायरेक्शन में, तो 150 प्लस 25/3 माइनस कितना 160/3, तो 160/3 कर लेते हैं। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, आई कैप में तो आएगा ही आएगा। तो इफ आई सॉल्व तो हमारे पास कितना आएगा 150 तो हमारे पास एज इट इज ही है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 160 माइनस 25, तो 160 माइनस 5 इज 155 और 135, तो 135/3 हो जाता है, और ये कट जाएगा 3 से। तो लेट्स सी कितना होता है हमारे पास, 3 4 जा 12, 5 जा 15, तो इतना हो जाता है 195 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें जो मिलती है वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो बी के रिस्पेक्ट में उधर लग रही है, वो हमारे पास हो जाती है 195 मीटर पर सेकेंड आई कैप की डायरेक्शन में आने वाली है। इस तरह से ऐसे हमें करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर हमें थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग है। कभी कभी क्या होता है ना, ये घुमा के क्वेश्चंस दे देते हैं, जैसे यहाँ पर मजल स्पीड दिया था, तो आपको पता होना चाहिए मजल स्पीड मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द मजल। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ग्राउंड फ्रेम में अगर आप यूज करोगे तो ये गलत आ जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आप कौन सी स्पीड रिलेटिव वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम वाली वेलोसिटी, अगर इतना तुम्हें समझ में आता है तो मुझे नहीं लगता तुम्हें इन टाइप के क्वेश्चंस में कभी कोई मतलब दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं जिनमें हम लोग रिलेटिव का फंडा यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे
अब क्वेश्चन देखो, ये तो ठीक है भाई, हमने बोला कि रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें हमें रिलेटिव वेलोसिटी यूज करना है ऐसा बताया नहीं जाता। हम चाहे तो यूज कर सकते हैं, उससे हमारा सॉल्विंग इजी हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने क्या बोला कि यहां पर हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, और मैंने बोला कि 100 मीटर की बिल्डिंग है, और यहां से मैं एक पार्टिकल को फेंक रहा हूं नीचे 5 मीटर पर सेकेंड से, और उसके जस्ट नीचे हमारे पास एक और पार्टिकल है जिसको मैं फेंक रहा हूं 50 मीटर पर सेकेंड से, और ये पार्टिकल बी है मान लो, और ये पार्टिकल नीचे हमने ए दे के रखा है। अब क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि फाइंड पहला कि टाइम ऑफ कोलिजन, टाइम ऑफ देयर कोलिजन, एक तो ये बताना है मतलब कितने टाइम पे कोलाइड करेंगे, और दूसरा कि हाइट वेयर दे कोलाइड, ठीक है, उस हाइट को बारे में आपको बताना है जहां पर वो कोलाइड करेंगे। तो ये हमें दो पार्ट्स इसमें करने हैं, और देखते हैं हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी, ओके, तो लेट्स सी। देखो भाई, इसमें क्या है ना कि इसमें हमें कुछ बोला नहीं गया कि आपको ग्राउंड फ्रेम में करना है या फिर आपको रिलेटिव फ्रेम में करना है, और मोस्टली मैं बोलूंगा कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, कोई आपको बताने वाला नहीं कि ये क्वेश्चन सीधा ग्राउंड रिलेटिव वाला क्वेश्चन है या फिर आपका सिंपल ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। इतना इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि आप किसी से भी सॉल्व करें आपका आंसर आ जाए। तो जैसे इस क्वेश्चन को मैं ग्राउंड फ्रेम में भी सॉल्व करूंगा और रिलेटिव फ्रेम में भी सॉल्व करूंगा, दोनों से आंसर निकल जाते हैं। अब मेरी बात सुनिए, जैसे उन्होंने बोला कि कोलिजन कब होगा, तो पहले हम लोग करते हैं ग्राउंड फ्रेम में। तो ग्राउंड फ्रेम की अगर मैं बात करता हूं, तो मान लीजिए जब कोलिजन हो रहा होगा तो हो क्या रहा होगा, जैसे मान लीजिए कोलिजन हो रहा होगा तो दोनों बॉल्स आपकी यहां पर आ गई होंगी और एक पॉइंट को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोलिजन होता क्या है, कोलिजन इज अ इवेंट इन स्पेस व्हेन बोथ द पॉइंट पार्टिकल्स ट्राई टू ऑक्यूपाई द सेम कोऑर्डिनेट एट द सेम टाइम। तो बेसिकली सेम टाइम पे वो सेम कोऑर्डिनेट को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। तो हमारे पास सिंपल है कि भाई यहां से यहां तक बंदे ने अगर x ट्रेवल किया है तो ऊपर से नीचे इसने 100 माइनस x ट्रेवल किया होगा। ये हम लॉजिकली डेवलप कर सकते हैं, और इसके ऊपर हम लोग कुछ इक्वेशंस बना सकते हैं। कैसे, देखो भाई, यहां पर हम सिर्फ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, बिकॉज हमें टाइम निकालना है और डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हो। तो ऊपर ये ओरिजिन हो गया इसका, ऊपर पॉजिटिव ले रहे हैं तो x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो 50t माइनस हाफ इंटू 10t स्क्वायर, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, ऑब्वियसली g आपका 10 मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा हमारे पास ऊपर वाले की बात करते हैं, तो मैं डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है, तो 100 माइनस x हो गया, डाउनवर्ड वेलोसिटी 5 है तो 5t, और ये हो जाएगा प्लस, इसके लिए ये प्लस ही रहेगा बिकॉज डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव लिया है, तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं तो हमें क्या मिलेगा, x एलिमिनेट हो जाएगा, सीधा क्या मिलने वाला है, 100 इज इक्वल टू 55t, और वो दोनों भी कट जाएंगे, तो t की वैल्यू कितनी आ जाती है, 20/11 सेकेंड्स, यानी लगभग कितना हो जाएगा, लगभग 1 पॉइंट समथिंग तक आ जाएगा। आप चाहो तो निकाल लो, 1.8 सेकेंड्स के आसपास, आगे जब निकालना तो वो निकाल लो, 20/11 एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाता है। और अगर हाइट निकालना है तो बहुत अच्छी बात है, x ही उसकी हाइट है। हाइट क्या होता है, ग्राउंड से ऊंचाई होती है, तो आप x निकाल सकते हो। x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 50t माइनस 5t स्क्वायर, यही वाला इक्वेशन यूज कर रहा हूं यहाँ पर, टाइम रख दो यहाँ पर, तो 50 इंटू 20/11 माइनस 5 20/11 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 10,0,0,11 माइनस कितना हो जाता है, 400 इंटू दिस 2000, तो 2000 अपॉन 131, सॉरी 121, 11 स्क्वायर है, तो आप कर लीजिए। तो हमारे पास क्या होता है, 11,000 माइनस 2000, तो 9, तो 9,000 अपॉन 121 मीटर्स का आपका होगा। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर निकालना चाहूं तो हमें कितना मिलेगा, देख लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटर में यूज कर लेता हूं, हालांकि इतनी जरूरत है नहीं अपने को, वहीं पर छोड़ सकते हैं आपको इतना 121, तो आपका आएगा 74 के आसपास, तो लगभग 74 के आसपास आपका आंसर आएगा।
तो लगभग आपका ये आंसर आ रहा है, आप याद करो, लगभग 74 मीटर के आसपास इनका कोलिजन हो रहा होगा। तो भाई ग्राउंड फ्रेम में ऐसे हम कर सकते हैं, हमने एक लॉजिक डेवलप किया इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि कोलिजन जब हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, और बाद में हमने सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज किया जैसे हमने सीखा था जब क्वेश्चंस मैंने करवाए थे तब, और हमने आसानी से इसका आंसर निकाल लिया, राइट। तो ये तो हो गया ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करने का तरीका कि भाई हम इस तरह से ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं भाई हम इसको ग्राउंड फ्रेम के जगह रिलेटिव फ्रेम में भी सॉल्व कर सकते हैं। रिलेटिव फ्रेम में सिर्फ ये इसीलिए नहीं बनाया कि भाई रिलेटिव फ्रेम के क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली दे दिए जाए तो आप रिलेटिव फ्रेम को सॉल्व कर लोगे, ऐसा नहीं है। मैं इसको बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं कि एस फ्रेम की बात करता हूं, यानी मैं ए के फ्रेम में बात करता हूं, मैं पूरी दुनिया को ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहता हूं, क्या होगा। तो अगर मैं पूरी दुनिया को ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहता हूं तो भाई हमारे पास ये बी वाला पार्टिकल है और यहां पर हमारे पास ए का पार्टिकल है, ठीक है। और ध्यान रखना हम जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं वो रेस्ट पे हो जाता है, ठीक है। तो चलो भाई बी की रिलेटिव स्पीड निकाली जाए, बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालता हूं। तो बी हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, -5 आई कैप, और माइनस इसकी 50 आई कैप है, तो -50 आई कैप कितना हो गया, 55 टाइम्स ऑफ माइनस आई कैप, ये उसकी रिलेटिव वेलोसिटी बन गई। यानी इसके फ्रेम में इसको कितनी वेलोसिटी दिखाई देगी नीचे की तरफ, 55 मीटर पर सेकेंड दिखाई देगी, और ऑब्वियसली इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर्स की है, ये हमें पता है। रिलेटिव डिस्टेंस तो उतनी रहती है भाई, ग्राउंड में अगर आप मेजर कर लोगे उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, उतने पॉइंट पे हर फ्रेम में वही दिखाई देगी। रिलेटिव वेलोसिटी बदल जाता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बदल जाता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन बदल जाता है, बट उस इंस्टेंट पे जो उनके बीच में डिस्टेंस है वो वही रहेगी। हालांकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बदल जाएगी अगर वो उस फ्रेम में चलने की कोशिश करता है तो भाई ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में बी का एक्सेलरेशन देखता हूं तो आप देखिए क्या होने वाला है, ये 0 आएगा, बिकॉज दोनों, ये रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास कितनी दे रखी है, 55 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे रखी है रिलेटिव। तो हम क्या करेंगे, देखो भाई इसका मतलब क्या होता है कि इन द फ्रेम ऑफ ए आपका क्या होगा कि आपका जो बी है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन कर रहा होगा कि ए के फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन है 0, बट जो बी है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है। इसका मतलब ए को ऐसा लग रहा होगा कि कांस्टेंट स्पीड से उसकी तरफ आ रहा है। तो क्योंकि अगर वो कांस्टेंट स्पीड से उसकी तरफ कंटिन्यूअसली आता रहता है तो हमारे पास क्या होगा, आप देख सकते हैं कि 55 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, एंड दैट पर्सन विल सी कि भाई कांस्टेंट स्पीड से उसकी तरफ आ रहा है। तो मैं सीधा टाइम निकाल सकता हूं कि टाइम विल बी डिस्टेंस, यानी 100 मीटर का डिस्टेंस है और कितनी स्पीड से आ रहा है, 55 से आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 20/11, यानी 20/11 सेकंड में उसके फ्रेम में वो उसके पास पहुंचेगा, ठीक है। तो भाई मैं खड़ा हूं, भाई मैं किसी और को देख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है भाई उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वही रिलेटिव हमारे पास है, वो बंदे के ऊपर कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कुछ है, तो भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो कांस्टेंट मोशन करेगा ना, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन होगा तो हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी वाली सारी चीजें यूज कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, वही मैंने यूज किया कि भाई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, वही मैंने कर लिया। अब देखो सबसे अच्छी बात है कि रिलेटिव फ्रेम का आप यूज सिर्फ कर सकते हैं टाइम को निकालने के लिए, बिकॉज टाइम जो है वो हर फ्रेम में इनवेरिएंट रहता है। तो जैसे मान लीजिए यहां पर इन दोनों पार्टिकल्स को छोड़ा और वो टकराए, तो ये 2 इवेंट हुए, छोड़ने का टाइम और टकराने का टाइम, ये 2 फिजिकल इवेंट्स हैं। फिजिकल इवेंट्स का मतलब होता है कि एक्चुअल चीजें हो रही हैं, राइट, गेस नहीं कर रहा है कोई। अगर मैंने उसको पकड़ा हुआ है, जैसे मैंने इन दोनों मार्कर को पकड़ा हुआ है, तो ये फिजिकल इवेंट है, हमारे बीच में फोर्स लग रहा है, मार्कर्स और मेरे हाथों के बीच में रियल इवेंट्स है, जहां फोर्स आते हैं वह रियल इवेंट्स होते हैं। और उसके बाद ये टकराए, इनके बीच में फोर्स आ रहा होगा, तो ये दोनों रियल इवेंट्स हैं। इन दोनों रियल इवेंट्स के बीच में जो टाइम लगेगा वो हर फ्रेम में सेम दिखाई देगा। बट अगर मैं बोलता हूं कि भाई इन दोनों के इवेंट्स के बीच में उसकी वेलोसिटी हर फ्रेम में सेम दिखाई देगी या एक्सेलरेशन हर फ्रेम में सेम दिखाई देगी, तो वो गलत बात है, राइट। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि भाई हम वही कर रहे हैं कि हमने टाइम को निकालना था तो टाइम को हमने ए के फ्रेम में निकाल दिया, या फिर मैं बी के फ्रेम में निकाल सकता हूं, लेकिन हाइट को हम लोग इनके फ्रेम में नहीं निकाल पाएंगे। हाइट के लिए हमें फिर से ग्राउंड फ्रेम में वापस जाना पड़ेगा। तो हमें पता है कि भाई अगर हम ग्राउंड फ्रेम में जाते हैं तो जितना डिस्प्लेसमेंट नीचे वाले का हुआ है वही उसकी हाइट भी है, तो h विल बी इक्वल टू नथिंग बट x, जो कि हम ut प्लस हाफ at स्क्वायर से देंगे, तो 50t माइनस 5t स्क्वायर आप दे दो, कितना हो जाएगा 50 इंटू 20/11 माइनस 5 इंटू 20/11 का स्क्वायर, वही आंसर आएगा जो हमने पीछे निकाला था ग्राउंड फ्रेम में।
तो ये ट्रिक होती है रिलेटिव मोशन को यूज करने के लिए। रिलेटिव मोशन का यूज जनरली हम करते हैं अगर हमें किसी दो इवेंट्स के बीच में टाइम निकालना है। तो अगर आप रिलेटिव फ्रेम में निकालते हो तो आसानी से निकाल सकते हो, वही चीज आप ग्राउंड फ्रेम में उतनी आसानी से नहीं निकाल पाओगे, लंबी इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं एक और चीज बता देता हूं और फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, अब सुनो, यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर एक चीज और बताता हूं। देखो, अगर हम बात करते हैं इन रिलेटिव फ्रेम, इन रिलेटिव फ्रेम यानी मैं किसी भी फ्रेम में किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं, और अगर हमने देखा कि इफ, जैसे मैंने बोला कि भाई इसमें मैंने बोल रखा है कि जो बी है वो ऑब्जेक्ट है और जो ए है वो फ्रेम है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं कि भाई अगर मुझे दिखता है कि b विथ रिस्पेक्ट टू a, अगर मुझे कांस्टेंट दिखता है, मैंने निकाला भाई b के रिस्पेक्ट में a का एक्सेलरेशन निकाला और मुझे दिखा कि वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो भाई हम इसके फ्रेम में सारी की सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, बट उसमें जितने भी काइनेमेटिक वेरिएबल्स होंगे सारे के सारे रिलेटिव होंगे। मतलब किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए तो दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, राइट, प्लस रिलेटिव एक्सेलरेशन इनटू टाइम, राइट। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है, अच्छा सॉरी, बी ए करना पड़ेगा, ठीक है, u बी ए इंटू टी प्लस हाफ बी ए इंटू टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा v बी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू u बी ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर ए बी डॉट s वेक्टर ए बी बी ए, सॉरी बी ए। ठीक है, ये यानी अगर आपने किसी एक के फ्रेम में चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और आपको दिखता है कि दूसरे ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिख रही है उस फ्रेम में, तो आप सारी की सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने ग्राउंड फ्रेम में निकाली थी, ये तो सिर्फ 3 है, हमने 2 और निकाली थी, वो भी आप उसके फ्रेम में लगा सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो आप कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मतलब इक्वेशंस लगा सकते हैं उसके फ्रेम में। बस ये हमें बताना था। ठीक है, चलिए फिर हम, एक तो मैंने एप्लीकेशन ये दिखा दिया, चलो भाई एक क्वेश्चन और करते हैं इसके एप्लीकेशन वाला और फिर हम लेक्चर को रैप अप करते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं एक लेक्चर और रखूंगा इसका, और फिर हम उसको करेंगे। सो लेट्स डू अ गुड क्वेश्चन ऑन दिस। ओके, तो इसमें बोल रखा है कि एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हमारे पास एक एलिवेटर है, राइट, एक एलिवेटर यानी एक लिफ्ट है मान लीजिए। तो एक लिफ्ट है, वो ऊपर जा रही है कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। ठीक है, अ कॉइन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द रूफ ऑफ द एलिवेटर, यानी यहां पर बोला गया है कि भाई यहां पर कोई बंदा खड़ा हुआ है, ऐसे मान लीजिए, रूफ तो नहीं बोलूंगा, मतलब मान लीजिए यहां पर उसने हाथ रखा हुआ था और यहां पर उसने एक पार्टिकल पकड़ा हुआ था और वो क्या कर रहा है, ये मान लीजिए इसको ए बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला कि ए इज ड्रॉप्ड, ए इज ड्रॉप्ड विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि एट व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। ठीक है, या एलिवेटर, जो भी आपको सही लगता है। और आपको बोल के रखा है कि जो ये एलिवेटर है उसकी हाइट जो हमें दी हुई है, वो शायद इन्होंने दी नहीं है, हम खुद ले लेते हैं। मान लीजिए यहां पर जितनी हाइट पे ये था वो हाइट आपकी ग्राउंड से देके रखी है, मान लीजिए लेट्स से 10 मीटर, तो 10 मीटर हाइट से मतलब उसको ड्रॉप किया गया है। ओके, इस तरह का हमें दिया हुआ है, और साथ के साथ मैं बोल देता हूं कि भाई यहां से आपका 2 मीटर नीचे था, मतलब ऊपर उसके छत से। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हमें
स्पीड ऑफ द एलिवेटर के बारे में नहीं बताया गया है और ना ही बताया गया कि कौन से टाइम पे उसको ड्रॉप किया गया था। हो सकता है कि कुछ समय बाद ड्रॉप किया गया हो, तब तक जो एलिवेटर है उसने कुछ ना कुछ स्पीड अक्वायर कर ली होगी। लेकिन हमें ये स्टेटमेंट अच्छे से समझना है कि ए इज ड्रॉप्ड विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। तो अगर मैं एलिवेटर में खड़ा हूं और मैंने मान लीजिए मार्कर पकड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली मेरी स्पीड और एलिवेटर की स्पीड हमेशा सेम रहेगी। तो अगर ग्राउंड फ्रेम में करते हैं तो हमें टाइम चाहिए होगा, राइट, क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ऑब्वियसली इसकी कुछ इनिशियल स्पीड भी होगी, तो वो ऊपर जाके नीचे आएगा, तो हमें वो सब निकालने के लिए इनिशियल स्पीड चाहिए होगी। बट अगर मैं एलिवेटर के फ्रेम में बात करता हूं, तो एलिवेटर के फ्रेम में जितनी एलिवेटर की स्पीड है उतनी ही मार्कर की स्पीड भी है। तो जब मैं इसको जस्ट छोड़ूंगा तो एलिवेटर के फ्रेम में इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। तो मैं वही बता रहा हूं कि भाई इन्होंने विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इसको ड्रॉप किया। तो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर की बात करता हूं, यानी एलिवेटर को रेस्ट पे ले लेते हैं और हम बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, क्या हो रहा है, लिफ्ट को क्या दिखाई दे रहा है, या फिर हम कह सकते हैं ये लिफ्ट के अंदर जो बंदा खड़ा है उसको पूरी दुनिया में होते हुए क्या दिख रहा है। तो पहली बात तो हमारे पास ये हो जाता है कि भाई सिंपल कि जो हमारे पास ये जो कॉइन है ना, उसकी वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी है ऑफ कॉइन, इसको मैं ए बोल देता हूं, ए विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो है वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि जब इसको छोड़ा गया होगा, तो मैंने आपको पहले बताया था, ऐसे क्वेश्चन मैंने मोशन टू ग्रेविटी में कराए हैं। जैसे हॉट एयर बैलून में अगर किसी ने बॉल को जस्ट ड्रॉप किया, तो मैंने बोला था उस इंस्टेंट पे जो हॉट एयर बैलून की स्पीड थी वही उस कॉइन की भी थी, और फिर जो कॉइन है फिर मोशन टू ग्रेविटी करता है, ऊपर जाके नीचे आता है। वही यहाँ पर करना है कि जैसे वो उसको छोड़ेगा तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड सेम हो जाएगी। मतलब इसकी स्पीड अगर मान लीजिए उस इंस्टेंट पे u है, तो उस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड भी u रही होगी, राइट। और इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कॉइन की एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में फ्री फॉल करने वाला है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी। तो हम सारी चीजें लिफ्ट के फ्रेम में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो b की एक्सेलरेशन है -10 j कैप और लिफ्ट का है 2 a कैप, तो -2 j कैप, ये हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ -j कैप, यानी 12 नीचे की तरफ उसके फ्रेम में। वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं लिफ्ट कहता हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ui कैप है और उसकी भी ui कैप है, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 0, यानी उसके फ्रेम में उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, तो भाई हमने बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट पे आ जाते हैं। भाई विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट का मतलब क्या हो, हमने लिफ्ट को रोक दिया है, लिफ्ट रुका हुआ है और लिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं, हम लिफ्ट बन गए मान लो। तो अब जो कॉइन है वो 0 इनिशियल स्पीड से गिर रहा है, ऑब्वियसली रिलेटिव स्पीड, और उसकी रिलेटिव एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गिरना उसको कितना है, 10 मीटर। तो बताइए कितने टाइम में गिरेगा। आप सिंपल इसके फ्रेम में सारी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और 12 है, राइट, 12 है और कांस्टेंट है, तो ऑल द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड इन लिफ्ट्स फ्रेम। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दीजिए। क्या होने वाला है, s हमारे पास कितना है, s इज, नीचे को मैं प्लस ले लेता हूं, तो 10 इज इक्वल टू हाफ इंटू 12 t स्क्वायर। तो t स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 10/6 5/3। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाता है, √5/3। इतना टाइम हमें मतलब कॉइन को लगेगा नीचे उसको स्ट्राइक करने के लिए, राइट। तो इतना टाइम लगेगा। तो देखो हम किस तरह से आसानी से रिलेटिव फ्रेम में इसको निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम ग्राउंड फ्रेम में इसके मोशन को एनालाइज करें, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं ग्राउंड फ्रेम की बात कर लें थोड़ा सा, तो क्या होगा, देखो ग्राउंड फ्रेम में पहले आपकी लिफ्ट यहां थी जब उसको छोड़ा गया था, राइट। इसको छोड़ा गया, इसकी स्पीड कितनी हो गई, u, इसकी स्पीड कितनी हो गई, u। अब इसको छोड़ा, तो अब देखो लिफ्ट ग्राउंड फ्रेम में क्या देखने वाला है, ये ऑलरेडी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, तो जब वो नीचे गिरेगा तो लिफ्ट थोड़ी सी ऊपर आ चुकी होगी, ऐसे ऐसे इधर से आ गई होगी ऊपर, हल्की सी ऐसे आ गई होगी, ठीक है। और जो कॉइन है वो आपका ऊपर जाके नीचे यहां पर आके गिर गया होगा ऐसे, ठीक है। तो ग्राउंड फ्रेम में अगर बात करेंगे तो लिफ्ट आपकी थोड़ी सी ऊपर बढ़ गई होगी, और इधर तो कितनी बढ़ गई होगी, देखो ये जो फ्लोर है लिफ्ट का, आप देख सकते हो जो फ्लोर है लिफ्ट का
वो आपका कुछ x से ऊपर की तरफ बढ़ गया होगा, हम ये मान सकते हैं, ठीक है। और जो ये है आपका, ये मान लीजिए कुछ y से नीचे आ गया होगा। अच्छा, आपको ये भी पता है कि ये वाली जो डिस्टेंस है इनिशियली, ये वाली, ये 10 मीटर की है ना, क्योंकि पहले क्या था, ये पहले लेफ्ट के रिस्पेक्ट में ये वहां पर रुका हुआ था ना, 10 मीटर की है। तो अगर मैं ग्राउंड के फ्रेम में भी सॉल्व करता हूं तो हमें सीधा दिख जाएगा कि भाई आपका x प्लस वाई जो है वो 10 होना चाहिए। तो आप चाहो तो ग्राउंड के फ्रेम में भी इसको सॉल्व कर सकते हो। x को लिख लो भाई ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमें नहीं पता इसकी स्पीड क्या, मान लीजिए इनिशियल स्पीड इसकी u थी, तो कितना हो जाएगा, लिफ्ट की स्पीड u थी तो ये वाली भी u होगी, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर ये हमारे पास हो गया। और y में डाउनवर्ड कोई पॉजिटिव ले लेता हूं तो y इज इक्वल टू, अगर मैं डाउनवर्ड को चलो नेगेटिव ले लेता है तो क्या हो जाएगा ऊपर ut और माइनस हाफ इंटू 10t स्क्वायर, ये बन जाएगा ग्राउंड फ्रेम में, राइट। हमें पता है कि x प्लस वाई जो है वो आपका 10 है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, प्लस माइनस की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, माइनस को उधर भेजो, और हमें पता है कि x प्लस वाई हमारे पास क्या है, 10 है। तो देख लो भाई x कितना है, ut प्लस टी स्क्वायर और माइनस ut प्लस 5t स्क्वायर या माइनस जो भी है, और ये हमारे पास कितना होता है 10। इसको अगर मैं करना चाहता हूं तो हमारे पास जाएगा 6t स्क्वायर इज 10, 3t स्क्वायर इज 5, तो t कितना हो जाता है हमारे पास 5/3। तो ग्राउंड फ्रेम में भी आप आराम से निकाल सकते हो, अगर आप सही से इक्वेशंस और लॉजिक डेवलप कर पाओ तो आपको ग्राउंड फ्रेम में भी ऐसे क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं। तो आई होप मैंने आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे दिया होगा रिलेटिव मोशन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में एक दो क्वेश्चन मैं और करवा दूंगा, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में ही प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट कर देंगे, और फाइनली हमारा काइनेमेटिक स्टडी स्टार्ट होगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और कुछ भी ऐसा चीज है जो आपको लगता है आपको समझ में नहीं आई, आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको और एलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर मैं जितना हो सके जल्दी आने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एवरीवन।